हाय वेलकम बैक। आइए देखते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली फंक्शन जो होते हैं वो हैं सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ कोड। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमारा ये मेन प्रोग्राम होता है सी में, वैसे ही हम एक फंक्शन भी लिखते हैं। कुछ बिल्ट इन होते हैं, कुछ यूज़र डिफाइंड होते हैं। ठीक है, तो ये जो कोड है ब्लॉक ऑफ कोड, सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वही है कि इट इज़ अ सब प्रोग्राम। बड़े प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा है, दैट्स वाई हम उसे सब प्रोग्राम कह रहे हैं। तो ये एक सब प्रोग्राम है विच इज़ दिस इज़ अ सब प्रोग्राम विच इज़ केपेबल ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क। ओके, इस पूरे बड़े प्रोग्राम में इस छोटे से जो ये सब प्रोग्राम है उसका एक टास्क है। जब उसको कॉल किया जाएगा वो अपने उस टास्क को कंप्लीट करेगा और वापस वहीं पहुंचेगा जहां से उसे कॉल किया था, विथ वैल्यू और विदाउट वैल्यू, जो भी उसका जिस तरीके से उस प्रोग्राम को, सब प्रोग्राम को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट, लार्ज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट्स। तो फंक्शंस का एक इम्पॉर्टेंस है, ये फंक्शन का एक एडवांटेज बोल सकते हैं कि या तो हम एक मेन प्रोग्राम ही बड़ा लिख लें या तो फिर हम फंक्शंस का यूज़ करें। क्या होता है जब हम एक बड़ा प्रोग्राम लिखते जाते हैं तो चांसेस ये होते हैं कि एरर्स, जो बग्स हैं वो आए, ज़्यादा बग्स आते हैं। तो अगर हमने किसी एक पार्ट को एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया है और अगर वो एरर फंक्शन की वजह से आ रहा है तो हमें पूरे प्रोग्राम को एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम क्या करेंगे कि फंक्शन को ही, जो फंक्शन वाला मॉड्यूल है या फिर हम सब प्रोग्राम की बात करें तो हम उसे एडिट करते हैं या फिर डीबग करते हैं। ओके, दैट इज़ वाई, क्यों? क्योंकि एक बड़े प्रोग्राम को हम सब प्रोग्राम में एक बड़े प्रोग्राम में हम सब प्रोग्राम का यूज़ करके फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। सो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इट इज़ अ सब प्रोग्राम। छोटे सेगमेंट में हमने बड़े प्रोग्राम को डिवाइड कर लिया, दैट इज़ वाई यहाँ पे नाम आता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सी लैंग्वेज है वो एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट मीन्स कि जब पूरा प्रोग्राम होता है, जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, जब बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं सी लैंग्वेज में, तो इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ फंक्शंस। तो ये जो फंक्शंस हैं दैट इज़ अल्टीमेटली अ प्रोसीजर ओनली, जिसका कोई एक पर्टिकुलर टास्क है, उसको एक विशेष काम दिया गया है कि जब उसको कॉल किया जाएगा वो अपने उस टास्क को अकम्प्लिश करेगा और वापस अपने वहीं पर लौटेगा जहाँ से कॉल किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इट इज़ अ सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड। ये लाइन आप ज़रूर याद रखेंगे, इसे डबल कोड करते हैं। सेल्फ कंटेंट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अपने आप में पूरा है। ओके, नेक्स्ट, सब प्रोग्राम, इट इज़ अ सब प्रोग्राम केपेबल ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क। यानी एक छोटा सा प्रोग्राम है, बड़े प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा जो किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करता है। अ लार्ज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट्स। फंक्शन की हेल्प से ही हम ये परफॉर्म कर रहे हैं ना, बिकॉज कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस को डिफाइन करने की फैसिलिटी दी हुई है। दैट इज़ वाई हम क्या कर रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है एक बड़ा प्रोग्राम लिखने में वो कम हो जाती है क्योंकि हम फंक्शंस को इंक्लूड कर लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दैट इज़ वाई, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोसीजर्स का यूज़ कर रहे हैं, हम फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये स्टेट करता है कि सी इज़ अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं कि फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं। सो नाउ टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे पास दो टाइप्स ऑफ फंक्शंस है। नंबर वन इज़ लाइब्रेरी फंक्शंस। हम इसे लाइब्रेरी फंक्शंस क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज आर बिल्ट इन, ये ऑलरेडी डिफाइंड है, बिल्ट इन फंक्शंस, या फिर हम इन्हें प्री डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। इनकी वर्किंग, इनका जो काम है वो पहले से डिफाइन कर दिया गया है, वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बने हुए हैं। आप अपने प्रोग्राम में जब चाहे उसका जैसे चाहे यूज़ कर सकते हैं, उसे कॉल कर सकते हैं। लेकिन उन्हें कॉल करने के लिए हमें, या फिर ये कह सकते हैं इन्हें ऑर्गेनाइज, अपने प्रोग्राम में इन लाइब्रेरी फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हेडर फाइल्स। ओके, हम सबसे टॉप में लिखते हैं stdio.h, conio.h, log.h। तो वाई, ये जो जितने भी हेडर फाइल्स हैं ये लाइब्रेरीज हैं, इनके अंदर में अलग अलग फंक्शंस हैं। ओके, जैसे कि stdio.h है, इट मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ओके, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए हम कौन से फंक्शन का यूज़ करते हैं? वी यूज़ printf, scanf, ये सारे जो हैं
स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन है, इनका काम है प्रिंट करना और यूज़र के द्वारा इनपुट लेना। तो ये जो हो रहा है कि प्रिंट कर रहा है, जो स्कैनफ के ज़रिए यूज़र जो है वो इनपुट दे रहा है, तो ये जो फंक्शनैलिटी है इट इज़ डिफाइंड अंडर stdio.h। वैसे ही कौन IO.h, दैट इज़ कंसोल इनपुट आउटपुट। ओके, तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, जैसे कि क्लियर स्क्रीन है, CLR SCR जो फंक्शन का हम यूज़ करते हैं, जिससे हम प्रीवियस जो भी स्क्रीन में था उसको क्लियर आउट करते हैं। देन वी हैव डायनेमिक एलोकेशन के लिए हमारे पास हेडर फाइल है, इसके अंदर में कुछ फंक्शंस हैं जैसे मैलोक, कैलोक, रीअलोक एंड फ्री। तो इनकी मदद से हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म करते हैं। मीन्स ये जो मैंने आपको फंक्शंस बताए वो उस तरीके से डिफाइंड है कि उनका ये काम है, और वो किस लाइब्रेरी में इंक्लूडेड है वो यहाँ पर हमको नाम स्पेसिफाई करना पड़ता है। यू हैव टू स्पेसिफाई #include example.h, जो भी हेडर फाइल का आप यूज़ कर रहे हैं। वैसे ही math.h है, मैथ से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो आपको इस हेडर फाइल के अंदर यानी इस लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर मिलेंगे, इस लाइब्रेरी के अंदर मिलेंगे, देन स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस हैं, देन सी टाइप विच इज़ जो कि टाइप बताता है, जैसे कोई चीज़ लोअर केस में है, कोई चीज़ अपर केस में है, कुछ लिखा हुआ है, तो वो सारे कुछ इसमें मिल जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि लाइब्रेरी फंक्शंस आर बेसिकली द बिल्ट इन, या हम उसे प्री डिफाइंड कहेंगे, और इन्हें हम ऑर्गेनाइज करते हैं कैसे, हेडर फाइल्स की मदद से। ओके नाउ, तो ये हो गया हमारे पास जो ऑलरेडी हमें सी, जब हम कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं तब हमको ये सारा कुछ मिल जाता है। अब ना यूज़र को जो बनाना है, भाई ज़रूरी थोड़ी है कि इतने से काम चल जाएगा। तो यूज़र जो लॉजिक बिल्ड करता है फंक्शन में, दैट इज़ कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है उसके 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। किसी भी फंक्शन को लिखने के लिए आपको ये 3 प्रोसेस करनी पड़ती है, या फिर 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। नंबर 1 इज़ फंक्शन डिक्लेरेशन, सेकेंड वन इज़ फंक्शन कॉलिंग, एंड द थर्ड वन इज़ फंक्शन डेफिनेशन। नाउ वन बाय वन हम इन तीनों को देखते हैं। सो नाउ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के जो तीनों एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे पहला है हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन। इट मीन्स हमें सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है, मतलब हम कंपाइलर को ये बता रहे होते हैं कि हम जो फंक्शन को यूज़ करने वाले हैं उसका प्रोटोटाइप क्या होगा। तो जिस फंक्शन डिक्लेरेशन को हम और क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप, यानी कि कैसा होगा। अब ना इसका जनरल फॉर्म ये है कि फंक्शन डिक्लेयर कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम उसका टाइप बताते हैं कि फंक्शन का टाइप क्या है, वेदर इट इज़ इंटीजर टाइप और वॉइड है या जो भी है। फंक्शन नेम जो होता है वो यूज़र डिफाइंड होता है, जैसा काम होगा वैसा नाम होगा। ओके, एंड देन पैरामीटर लिस्ट, यानी सपोज हम वहाँ पे कुछ वेरिएबल्स यानी कि आर्ग्यूमेंट्स अगर हम पास करेंगे तो ये आर्ग्यूमेंट्स का पार्ट होता है। आप इसे पैरामीटर लिस्ट कहें या फिर आर्ग्यूमेंट लिस्ट कहें, एक ही बात है। नेक्स्ट पार्ट में हमने देखिए सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया है। सो नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, देखिए फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अब हमने डिक्लेयर तो कर दिया है, अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन को कॉल करने के 2 तरीके हैं। एक तो है रिटर्न वैल्यू, अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तब हम उसे किस तरह से कॉल करेंगे, और अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, जहाँ पर उसका डेफिनेशन है वहीं पे वो अपना काम खत्म करके प्रोग्राम फ्लो पे लौटता है, तब हम नो रिटर्न वैल्यू को यूज़ करेंगे। ओके, तो रिटर्न वैल्यू जो है उसका जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से होगा। आई एम सॉरी, ये जो ऊपर वाला है ये है नो रिटर्न वैल्यू एंड दिस वन इज़ रिटर्न वैल्यू। ओके, क्यों बोल रहा हूँ नो रिटर्न वैल्यू, हमने फंक्शन को कॉल किया, हम फंक्शन जो कॉल हुआ है बॉडी में जो भी एग्जीक्यूशन परफॉर्म हुआ है वहाँ से कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं ले रहे हैं, दैट इज़ वाई नो रिटर्न वैल्यू कह रहे हैं। लेकिन अगर फंक्शन एग्जीक्यूशन परफॉर्म होने के बाद में कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो वो कहाँ करेगा। ओके, उसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जो भी आप ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करें हम उस फंक्शन से रिटर्न वैल्यू को हम उसमें असाइन कर देते हैं। ओके, तो ये 2 तरीके से आप फंक्शन कॉलिंग परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट द थर्ड थिंग इज फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन मीन्स हमने डिक्लेयर कर दिया है और फंक्शन की बॉडी, फंक्शन करेगा का कि फंक्शन करेगा क्या, फंक्शन का फंक्शनैलिटी क्या है, हम फंक्शन की फंक्शनैलिटी को फंक्शन डेफिनेशन में लिखते हैं। रिटर्न टाइप मतलब किस टाइप का फंक्शन होगा, उसका फंक्शन नेम जो आपने डिक्लेयर किया है वही एज इट इज़ होना चाहिए। केस का भी ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने लिख दिया है ऐड और यहाँ पर आप डेफिनेशन में लिख रहे हैं ऐड, तो दिस विल नॉट वर्क, कंपाइलर को पता नहीं होगा।
सिंस जो सी है इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, केस बहुत मैटर करता है, ये आपको याद रखना है। एंड देन वी हैव आर्ग्यूमेंट लिस्ट। ये हम डेफिनेशन में सबसे पहली लाइन यही होती है। उसके बाद बॉडी होती है। बॉडी में जैसे रिक्वायरमेंट हो वैसे हम लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं जिनका स्कोप लोकल होता है। यहाँ पे काम ख़त्म हो जाने के बाद में उनका यूज़ बाहर कुछ भी नहीं होता है। ओके, देन स्टेटमेंट्स होते हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हो, और रिटर्न स्टेटमेंट अगर रिक्वायर्ड हो तो। ठीक है, तो ये 3 पार्ट है फंक्शन डिक्लेरेशन। सबसे पहले हमने फंक्शन डिक्लेयर किया, कंपाइलर को ये बताया कि हमने कोई फंक्शन बनाया है। ओके, देन बॉडी के अंदर उसकी कॉलिंग होती है, एंड देन फंक्शन डेफिनेशन, यानी फंक्शन क्या वर्क करेगा वो हम बॉडी में, यानी फंक्शन की फंक्शनैलिटी को हम बताते हैं। नेक्स्ट चलिए, अब यही सारी चीज़ों को हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन को एक प्रोग्राम से समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया है ऐड नाम का। ओके, जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड, और हमने इसमें 2 पैरामीटर्स डिक्लेयर किए हैं। देखिए यहाँ पर हम कोई भी वेरिएबल नेम नहीं लिख रहे हैं, लाइक इंट ए, इंट बी, इंट एक्स वाई, जो भी, क्योंकि ये एक प्रोटोटाइप है जो कंपाइलर को ये बता रहा है कि इस तरीके का कोई फंक्शन आगे इनकाउंटर होगा। ओके, तो कंपाइलर रेडी रहेगा कि कंपाइलर के पास एक एंट्री रहेगी कि इस टाइप का, इस नाम का और 2 आर्ग्यूमेंट्स वाला वॉइड टाइप का कोई फंक्शन जो है वो बना दिया यूज़र ने। नेक्स्ट क्या होगा, मेन से प्रोग्राम एंटर करेगा इंट एक्स वाई। मेन मेमोरी में हमारे पास 2 मेमोरीज अलोकेट होंगी 2-2 बाइट की, जिनका आइडेंटिफायर यानी वेरिएबल नेम क्या होगा, एक्स एंड वाई। ओके, देन क्लियर स्क्रीन। उसके बाद प्रिंट एफ की मदद से एक मैसेज लिखा आएगा, एंटर 2 नंबर्स। देन स्कैन एफ की मदद से हम इन दोनों में, एक्स एंड वाई में, हम वैल्यूज़ को इनपुट लेंगे। ये सारी चीज़ें आपको पता है। ओके, नाउ यहाँ पर हो रही है कॉलिंग, ये हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो जैसे ही ये एनकाउंटर होगा, ये याद रखेंगे आप कि जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और उस फंक्शन में जो भी आर्ग्यूमेंट्स पास किए होते हैं वो कहलाते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। ओके, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स याद रखेंगे आप। आर्ग्यूमेंट्स पास्ड एट द टाइम ऑफ कॉलिंग ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। फंक्शन के कॉल होने के टाइम पे जो आर्ग्यूमेंट्स इसमें पास किए जा रहे हैं उन्हें हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। जैसे ही ये एनकाउंटर हुआ, यहाँ पे प्रोग्राम का फ्लो आया, ऐड कॉल हो जाएगा, देन प्रोग्राम जो है वो जंप करेगा सीधे फंक्शन की डेफिनेशन पर। ओके, यहाँ कर्ली ब्रेस यहाँ से एंटर करेगा। अब अगेन इंट टी, एक टी मेमोरी बनेगी। ये सब कुछ टेम्प्ररी होगा, ठीक है। और टी, ये देखिए, ये जो एक्स है ये यहाँ पर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, जो ये दिस इज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट एंड दिस इज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। ओके, ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कहलाता है जो फंक्शन में हम पास कर रहे हैं, फंक्शन में जो हम डिक्लेयर किए हुए हैं, दिस इज द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। तो और ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। तो क्या हो रहा है कि जब हमने कॉल किया है ऐड को, तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू फॉर्मल आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज़ में कॉपी हो जाएगी। मतलब सपोज हमने एक्स वाई ये 2 मेमोरीज एलोकेट हुई थी, और यहाँ पर जब हमने इनपुट लिया था तो इसमें हमने डाला था 10 और इसमें 20। तो x की वैल्यू a में चली जाएगी और y की वैल्यू चली जाएगी b में। इट मीन्स a विल बी इक्वल टू 10 एंड b विल बी इक्वल टू 20। ओके, मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में कॉपी हो गई। नाउ अब यहाँ पर t असाइंड बाय a प्लस b, मतलब 10 प्लस 20, ये ऐड होके t में असाइन हो जाएगा। इट मीन्स t की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। एंड नाउ प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू 30 प्रिंट हो जाएगा, t की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। ओके, फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया हुआ है कि इधर जो आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है इससे आने वाली वैल्यू का फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d विच स्पेसिफाइज एन इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पर उसकी जो भी रिस्पेक्टिव वैल्यू अभी है जो होल्ड कर रहा है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा आपके स्क्रीन पर, सम इज इक्वल टू 30, और जैसे ये कंप्लीट होगा तो वापस से फ्लो हो जाएगा यहाँ और फिर इधर से आपका प्रोग्राम एग्जिट करेगा। ओके, तो क्या हुआ, हमने डिक्लेयर किया, डिक्लेरेशन के टाइम पे हमने यहाँ पर देखिए वेरिएबल नेम नहीं दिए हैं, ये आपको याद रखना है। देन हमने कॉल किया, कॉल होते ही प्रोग्राम जंप करेगा फंक्शन बॉडी में।
फंक्शन बॉडी में जो कुछ भी दिया हुआ है वो एग्जीक्यूट करेगा एंड रिटर्न होगा वहीं पर जहाँ से जंप हुआ था, उसके बाद आगे बढ़ेगा। इसके आगे अगर कोई स्टेटमेंट होते तो वो एग्जीक्यूट होते, यहाँ नहीं है, इसलिए प्रोग्राम यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा एंड हमारे स्क्रीन पर रहेगा सम इज इक्वल टू 30। ओके, अब एक बात और कि क्या इस प्रोग्राम में कोई एरर आएगा? आपको क्या लगता है कोई एरर आएगा? बिल्कुल एरर आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज़ किया है CLR विच इज़ क्लियर स्क्रीन फंक्शन। लेकिन कंपाइलर को ये पता है कि ये यूज़ हुआ है, लेकिन ये जिस लाइब्रेरी फाइल में यानी जिस हेडर फाइल में है हमने उसको तो इंक्लूड किया ही नहीं है यहाँ पे, तो कंपाइलर को पता कैसे चलेगा कि इसका क्या यूज़ है? ओके, तो यहाँ पर एक एरर जनरेट करेगा। साथ ही मैंने यहाँ पर सेमीकोलन जो है, जो कि टर्मिनेटर होता है हमारा, वो पुट करना भूल गया हूँ। तो ये आपको याद रखना है कि डिक्लेरेशन के टाइम पे जो मैंने जनरल फॉर्म्स दिए हुए हैं ये आपको याद रखने, ऐसे ही फंक्शन को डिक्लेयर, कॉल एंड डिफाइन किया जाता है। ओके, तो दिस इज़ हाउ फंक्शंस वर्क। अब चलिए इस प्रोग्राम को हम रिटर्न वैल्यू एंड विथ नो रिटर्न वैल्यू दोनों तरीके से VS कोड पर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, सो ये वही प्रोग्राम है जो हमने बोर्ड पे समझा था, अब इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 प्रोग्राम लिए हैं, तीनों में एक ही फंक्शन है, लेकिन उस फंक्शन को अलग अलग तरीके से कॉल किया है, जैसे विथ रिटर्न वैल्यू यानी कि वेरिएबल के साथ में, विदाउट रिटर्न, और एक मैंने अलग तरीके से कॉल किया है जिसको मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर हमने एक हेडर फाइल ली हुई है stdio.h, जिसके बाद हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन परफॉर्म किया है। यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है फंक्शन। ओके, वॉइड टाइप का ऐड नाम का फंक्शन है जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट होंगे जो कि दोनों इंटीजर टाइप के होंगे। नाउ मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। इंटीजर x y 2 वेरिएबल बने, एक मैसेज प्रिंट होगा एंटर 2 नंबर्स, इसके बाद में हमें 2 वैल्यूज़ पुट करनी है। देन हमारा फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल होती है यहाँ से जंप करके आ जाएगा अपनी फंक्शन बॉडी पे। यहाँ पर जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं वो यहाँ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में कॉपी होंगे, यानी कि x जाएगा a में और y जाएगा b में। देन यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन हो रहा है। इंट t जो है वो एक लोकल वेरिएबल है जिसका स्कोप सिर्फ इस फंक्शन तक है, बाहर नहीं है। ओके, देन t इज़ असाइंड विथ a प्लस b, मतलब a और b में जो भी वैल्यू, जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में जो वैल्यूज़ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स से आई हैं वो ऐड होंगी। देन यहाँ प्रिंट करेगा और वापस चला जाएगा अपने मेन बॉडी पर और एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, इसे हम रन करते हैं। न्यू टर्मिनल लेते हैं। नाउ एंटर 2 नंबर्स, मैं एंटर करता हूँ 10, दूसरा नंबर 40, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 50। तो देखिए ये क्या हुआ, 10 और 40 जैसे ही चला गया उसके बाद में ऐड कॉल हो गया और ये यहाँ से प्रिंट हुआ, मतलब फंक्शन बॉडी में ही हमने प्रिंट किया सम इज इक्वल टू 50 आ गया। ठीक है, अब हम रिटर्न करते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर अब देखिए, पहले हम इस टर्मिनल को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने टाइप चेंज कर दिया बिकॉज वी आर रिटर्निंग अ वैल्यू। यहाँ पर हम इंट टाइप का फंक्शन बना रहे हैं, बाकी सब कुछ वैसा ही है, यहाँ पे भी वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर जो बॉडी है, फंक्शन की जो बॉडी है, उसमें हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम एडिशन परफॉर्म होने के बाद में उस वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं जहाँ से कॉल हुआ है। और जहाँ पर कॉल हुआ है, ये आप देखेंगे यहाँ पर कॉल हुआ है, तो इसकी वैल्यू को हम असाइन कर रहे हैं एक थर्ड वेरिएबल में, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है। मतलब हम रिटर्न वैल्यू को असाइन कर रहे हैं एक वेरिएबल में और देन उसको प्रिंट कर रहे हैं। ये जो प्रिंट फंक्शन है, इसको ये समझ लीजिए कि जो फंक्शन में जो प्रिंटफ वर्क कर रहा था वही प्रिंटफ अब मेन बॉडी में वर्क कर रहा है। ठीक है, अब इसे भी रन करते हैं। ओके, एंटर 2 नंबर्स, अब करते हैं 30 और दूसरा 60, तो हमारे पास रिजल्ट होगा 90। वही चीज़ हो रही है, करने का तरीका अलग है। ओके, यहाँ पर एडिशन परफॉर्म हो गया था, देन हमने रिटर्न टी, यानी टी में जो वैल्यू आई a प्लस बी, 30 प्लस 90 जो वैल्यू आई थे, 30 प्लस 60 जो हुआ एडिशन वो हो गया टी में, और हमने टी को रिटर्न कर दिया कहाँ पे, जहाँ से वो कॉल हुआ था। तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो है इतना पार्ट रिप्लेस हो जाएगा टी से, तो अब टी में जो है वो चला जाएगा आर में, एंड देन आर की वैल्यू को हमने प्रिंट कर लिया है। ओके, अब एक और तरीका है, उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न टाइप वाला जो हमने फंक्शन लिखा हुआ है वो वैसे ही रहेगा। यहाँ पर हम कोई वेरिएबल, जैसे मैंने यहाँ पर एक आर को छोड़ दिया, ठीक है, इस आर की
ज़रूरत नहीं है अब, तो हम इसे हटा देते हैं। ओके, इसे सेव करते हैं। नाउ printf फंक्शन में जहाँ पर हम r को या t को प्रिंट कर रहे थे, मैंने वहीं पर printf के अंदर मैंने नेस्टिंग की है फंक्शन के अंदर। printf भी एक फंक्शन है, तो हम यहाँ पर नेस्टिंग कर रहे हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन की एक प्री डिफाइंड फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड को हम printf फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हैं। नाउ ऐड यहाँ से कॉल होगा और इतना पूरा एग्जीक्यूट होगा, रिटर्न करेगा वैल्यू को और देन ऐड में जाएगा। अब ये ऐड वाला इतना पार्ट रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे जो रिटर्न हुई है वैल्यू उससे। इसे भी रन करते हैं, अगेन सेम मैसेज। अब हम इसमें ऐड करते हैं 110 देन 200, तो क्या होना चाहिए 310 आंसर आना चाहिए। ओके, तो देखिए सम आ गया 310। क्या हुआ, प्रिंट हैफ तक पहुंचा यहाँ पर एंड देन ये ऐड कॉल हो गया। अब जैसे ही ऐड कॉल हुआ तो ये जो फंक्शन का फ्लो है वो जंप कर जाएगा फंक्शन बॉडी पर। तो x और y में जो भी एंटर किया है वो कॉपी हो जाएगा अगेन फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में, और यहाँ पर t इज़ असाइंड विथ a प्लस b, मतलब कि 110 प्लस 200 होगा और वो t में चला जाएगा। देन रिटर्न t, तो कंपाइलर अब क्या करेगा, कैसे पढ़ेगा, ऐड एक्स वाई की जगह पे t पढ़ेगा और t के अंदर जो वैल्यू है उसको पढ़ेगा एंड देन t की वैल्यू को वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। हमने ऑपरेशन सेम परफॉर्म किया लेकिन 3 अलग तरीक़ों से। एक यहाँ पे विदाउट एनी रिटर्न वैल्यू, यहाँ पर रिटर्न करने के साथ में, और साथ ही रिटर्न के साथ में हमने यहाँ पे फंक्शन की नेस्टिंग परफॉर्म की। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा, इससे आपको फंक्शन की वर्किंग समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इसके आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई चैनल।